वो इच्छा सचमुच तुम्हारी है भी क्या? मुझे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं। लड़के हो, किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, किसी के साथ भी घूम रहे हो, इंसान हो, मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो। पर बात यह है कि क्या तुम्हारी मर्जी है भी, या बस चलन है, या वो भी एक स्टेटस सिंबल है दूसरों की आंखों में उठने के लिए? और हमारा तो सब कुछ ही दूसरों की आंखों में है। पूछ रहा हूं, बस पहला साल है, बहुतों के तो अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं होती ठीक से, खासकर तुमसे नहीं कह रहा हूं। ये विचार इतना प्रबल कैसे हो जाता है कि जीवन में एक लड़की होनी ही चाहिए? कैसे हो जाता है? और कोई बुरी बात नहीं है, जीवन में लड़की हो, लड़का हो, कुछ हो, ठीक है, संगति की बात है। इंसान और इंसान अगर साथ घूम रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं हो गई। मैं कोई यहां पर नैतिक बोझा लेकर नहीं बैठा हूं। और अगर ये सिर्फ एक बॉक्स को टिक करने के लिए किया जाने वाला काम है कि हाँ जिंदगी में गर्लफ्रेंड भी आ गई, तो तुम्हारा रिश्ता भी कैसा होगा? कुछ नहीं, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो बस फिर। और वो भी शायद तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उसको भी तो दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं। और दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तो टॉक्सिक हो गई रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से कोई समस्या नहीं, बेशक रखो, पर टॉक्सिसिटी से तो समस्या होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? वो टॉक्सिसिटी लड़के लड़के में भी हो सकती है, लड़की लड़की में भी हो सकती है, और लड़के लड़की में भी हो सकती है, किन्हीं के बीच भी हो सकती है। तुम तो सिर्फ अभी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। लोग शादियां भी इसीलिए कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं करी। अब सोचो वो शादी कैसी होगी, फिर उसमें बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे कैसे होंगे, उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनको माहौल क्या मिलेगा? पहला प्यार हमेशा अपनी सच्चाई से होना चाहिए, क्योंकि जीना तो अपने साथ है ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आए उससे पहले तुम आए हो अपनी जिंदगी में, हाँ या ना? जब कोई भी नहीं था तुम्हारी जिंदगी में तब भी तुम थे अपनी जिंदगी में, तुम सबसे पहले हो, भूलो नहीं। आई एम प्रायर टू एवरीथिंग। यस, ही इज देयर, दिस इज देयर, दैट इज देयर, शी इज देयर, बट बिफोर एनी ऑफ देम आई एम। मैं हूं तो ये सब हैं, और मेरे ही लिए ये सब हैं, मेरे ही देखे ये सब हैं। मैं ही इनका अनुभोक्ता, मैं ही इनका दृष्टा, मैं ही इनके केंद्र में। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं सब्जेक्ट हूं। मैं किसी और से फिर क्या प्यार करूंगा अगर खुद से नहीं करता तो? मैं किसी से क्या प्यार करूंगा अगर खुद से नहीं करता तो? और खुद से प्यार है मुझे अगर मैं एक नकली जिंदगी जी रहा हूं, प्रभावित जिंदगी जी रहा हूं, संस्कारित जिंदगी जी रहा हूं? पूछ रहा हूं, बताइए, क्या इससे अपने प्रति सम्मान या प्रेम का इशारा मिलता है? जो अपना ही नहीं हो पाया वो किसी और का हो सकता है? पूछ रहा हूं, जो अपना ही नहीं हो पाया वो किसी और का क्या होगा? और जब आप अपने हो जाते हो तो आप पाते हो कि सही संगति बनाना एकदम सहज हो गया है। अब आप बिल्कुल जान जाते हो कि कौन आपके पास होना चाहिए, कौन नहीं, और जो पास है, जो दूर है, उनसे भी रिश्ते की श्रेणी क्या होनी चाहिए, आप बिल्कुल जान जाते हो। तुम कैसे तय करोगे कि लड़की हटा दो, कोई भी विषय तुम्हारे जीवन में आना चाहिए? विषय समझते हो? ऑब्जेक्ट। ये माइक एक ऑब्जेक्ट है, शर्ट एक ऑब्जेक्ट है, शूज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑडिटोरियम भी एक ऑब्जेक्ट है। तुम कैसे तय करोगे? उसके लिए मुझे मेरा पता होना चाहिए ना। इन्होंने कहा था रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किसकी है? जो नीड है मेरी है ना, मेरी है ना। अगर मुझे मेरा ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? बोलो। फिर तो तुम कुछ भी औनी पौनी चीज जिंदगी में ले आओगे। लगी होगी प्यास और जिंदगी में ले आओगे एविएशन फ्यूल। क्यों? क्योंकि वो महंगा होता है, हाई फ्लाइंग होता है, स्टेटस सिंबल होता है। चाहिए क्या था? साधारण पानी, और लेके आए जीवन में फ्यूल भी नहीं साधारण, एविएशन फ्यूल। भाई अपन हाई फ्लायर है, आईआईटी में आया है, जीवन में एविएशन फ्यूल लेके आएगा। सेक्सीनेस होना मांगता। क्या करेगा तू उस एविएशन फ्यूल का? तू साधारण पानी के लिए प्यासा था, पर तू स्वयं को जानता नहीं, तो न जाने क्या ले आया है, और उसको पिए भी जा रहा है। उससे तुम उड़ोगे नहीं, फटोगे, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ रिश्तों में होता है। गैसोलीन पियोगे तो क्या होगा? उड़ जाओगे। और उड़ जाओगे तो और खतरनाक बात है, मैं तो कल्पना कर रहा हूं कि एक ने पिया और ऐसे रॉकेट हो गया। कुछ आ रही है बात समझ में? किसी भी रिश्ते से पहले खुद के साथ तो रिश्ता बनाना सीखो। और खुद के साथ रिश्ता कैसे बनाओगे अगर खुद के नाम पर सब नकली चीजें पकड़कर बैठे रहोगे?
जब मैं कह रहा हूं खुद के साथ रिश्ता बनाओ तो मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कोई सच्चा सेल्फ बैठा है और तुम्हें उसके साथ रिश्ता बनाना है। मैं नहीं कह रहा कि भीतर कोई चीज है और तुम्हें उसको जानना है। मैं इतना नहीं कह रहा हूं कि जो नकली पकड़ रखा है उसको ठुकराना है। और इतनी ताकत, इतना विद्रोह तो एक जवान आदमी में होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? फर्जी चीजों को ढो रहे हो, कोई मजा है इसमें? कोई मजा है क्या? गर्लफ्रेंड भी बनाओगे तो डुगडुगी बजाओगे, पूरे हॉस्टल को जाकर बताओगे ये देख ये देख ये देख ये देख। तुम्हें दिख नहीं रहा हो तुम्हारे लिए क्या है? ट्रॉफी। ट्रॉफी। और बहुत सारे जो सक्सेसफुल मेन होते हैं वो तो शादी ही ऐसे करते हैं कि उन बीवियों का नाम ही पड़ जाता है ट्रॉफी वाइव्स। ये भाषा का ही एक जुमला है, ट्रॉफी वाइफ, कि अब मैं इतना सक्सेसफुल हूं जिंदगी में, मैंने सब ऊंची ऊंची चीजें अपने घर में ला करके रख दी हैं, तो अब एक बहुत खूबसूरत दिखने वाली ट्रॉफी वाइफ भी तो होनी चाहिए। उसका कोई काम नहीं होता जिंदगी में, वो बस प्रदर्शित करने के काम आती है पार्टियों में, समाज को, कि ये देखो ये मेरी ट्रॉफी वाइफ है। इसमें प्रेम होगा? ये जिंदगी कैसी होगी? और जब प्रेम नहीं होता अपने प्रति और लड़की भी नहीं जानती है स्वयं को, तो वो भी ट्रॉफी वाइफ बनने को तैयार भी हो जाती है। इसी तरह से ट्रॉफी हस्बैंड्स भी हो सकते हैं। बात बराबरी की है, इसमें कुछ नहीं। तुम सही रास्ता पहले चलना तो शुरू करो। अभी तो इधर उधर 100 तरीके की अंड बंड राहों पर भगे जा रहे हो। इधर से किसी ने आकर्षित किया, उधर भाग गए। किसी ने बोला अभी सेकंड ईयर में आओगे, इलेक्टिव शुरू हो जाएंगे, मार्च चल रहा है, इलेक्टिव्स तो तुमने ऑप्ट कर ही लिए होंगे, अभी तक नहीं करे। कब होता है कैंपस में? जुलाई के टाइम पे। जुलाई के टाइम पे होता है। तुमने सोचा है तुम्हें कौन से ऑप्शनल्स लेने हैं सेकंड ईयर में? नहीं सोचा है। मैं बताता हूं तुम कैसे करोगे। तुम इधर उधर जाकर के हॉस्टल में मुंह मारोगे और देखोगे लोग क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से तुम भी टिक लगा दोगे। ऐसे ही होता है। अगर तुम अच्छी सीजीपीए वाले हो तो तुम देखोगे कि कहां पर जाने से सीवी में लिखने में फायदा होगा, कौन सा कोर्स ले लूंगा, सीवी में लिखूंगा तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो जाएंगे। अगर पंजी छक्की वाले हो तो तुम देखोगे कि कौन सा ऑप्शनल है, इलेक्टिव है, जिसको हाई सीजीपीए वाले नहीं ले रहे, क्योंकि उनके साथ फंस गया तो 5 लाना भी मुश्किल हो जाएगा और वहां जाके टिक कर दोगे। तुम इधर का निर्णय लो कि उधर का निर्णय लो, उसमें प्रेम है कहीं पर? बताओ उस कोर्स के साथ कैसा रिश्ता होगा तुम्हारा? तुम पहले व्यर्थ की राहें जो जिंदगी में लगातार सामने आ रही हैं और स्वीकार की जा रही हैं, उनको ठुकराना शुरू करो ना। उसके बाद पाओगे कि जिस राह पर चल रहे हो यूं ही मिल गया, कोई बिना मांगे मिल गया। ये मैं लालच नहीं दे रहा हूं, ये मैं तुम्हें कोई रोमांटिक सपना नहीं दिखा रहा हूं कि तुम एक राह पर चले जा रहे हो, जाड़े की एक सुबह कोहरा है और अचानक तुम्हारे अकेलेपन में तुम पाते हो कि सामने लाल दुपट्टे वाली कोई तुम्हें दिख गई और तुम कहते हो देखा, ये पुरस्कार मिलता है उनको जो सच्चाई की राह चलते हैं। तुम्हें ऐसा कोई मैं दिवा स्वप्न नहीं दे रहा हूं। कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। हमें अपने साथ जीना है। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा कोई आता है और फिर वो चला भी जाएगा एक दिन, या तुम चले जाओगे एक दिन, पर तुम तो हो ना जब तक जीवित हो। तुम खुद को तो नहीं छोड़ सकते ना। खुद के साथ इंसाफ करना शुरू करो। संभावना है कि अगर मिलेगा फिर साथी तो अच्छा मिलेगा, और नहीं मिला तो नहीं मिला। नहीं भी मिलेगा तो तुम उनसे बेहतर होगे जो गलत साथी के साथ बंध कर रह गए हैं। और मिल ही गया कोई तो अच्छी बात है, मिल भी जाए तो उसे बांधना मत। कहना कि मैं तेरे लिए थोड़ी इस राह पे चल रहा था, ये राह मुझे पसंद है, ये राह मेरी अपनी है, मैं इसलिए इस पर चल रहा था। तुम मिल गए हो, हम सफर हो गए। जब तक साथ चल सकते हैं चलेंगे, और फिर कभी राहें अगर जुदा हो गई तो वो भी ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि फिर जब आप अपनी इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल है, फिर अपना इमोशन मतलब जो सोसाइटी डाल रही है, हाँ। उसके बाद थोड़ा एक खुदरापन, बेचैनी सी अंदर होती है। जब आप सोने जाते हो तो मन उदास सा होता है, लोनलीनेस थोड़ा चढ़ पे होता है। यही तो बात है ना कि हमारी उदासी भी संस्कारित है। सोचो हमारी गुलामी कितनी गहरी है। हमारा सुख तो संस्कारित है ही, हमारा दुख भी संस्कारित है। तुम यहां बैठे हुए हो, ये जितने लोग बैठे हैं सब एक एक करके तुम्हें आना बोलो। कोई बोले भोंदू, कोई बोल बेवकूफ, कोई अगली लग रहा है, पागल है बिल्कुल, तो यहाँ कर क्या रहा है? जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये सारे के सारे 1000 लोग आकर के तुमसे ऐसा कुछ बोले। मुश्किल से 10-20 जने आएंगे और तुम्हें कुछ बोलेंगे और तुम उदास हो जाओगे। बताओ उदासी तुम्हारी अपनी है? इसी तरीके से कोई एकदम बहुत मान लो साधारण सा आदमी है, कोई भी हो सकता है, मान लो तुम ही हो, और ये सब आके बोलना शुरू कर दे हाय हैंडसम, ये देखो इतने में ही खुश हो गया। तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी है। तुम कठपुतली हो,
कोई भी नचा सकता है बाहर से, कोई तारीफ कर दे तुम खुश हो जाते हो, कोई कुछ उपेक्षा कर दे, इतना ही काफी होता है तुम्हें दुखी करने के लिए। तुम्हारी जो उदासी है ना, तुम्हें खुरदुरापन महसूस होता है भीतर, वो भी तुम्हें दुनिया ने सिखाई है। तुम्हें कहा गया है कि तुझे उदास होना पड़ेगा मेरे गुलाम, अगर तेरी जिंदगी में मजे नहीं है तो। वो तुम्हारी उदासी मौलिक ओरिजिनल नहीं है। ये इतने सारे जो तुमने सैड सॉन्ग सुने हैं घर में सुने हैं, लगते होंगे सैड सॉन्ग्स, अभी भी हॉस्टल में भी आते होंगे, एफएम पर भी आ जाते हैं, टीवी पर देख लेते हो, यूट्यूब पर देख लिया, ये सब देखते हो सैड सॉन्ग्स। सारे सैड सॉन्ग्स में रोना है किस बात का? वहां क्या कहा जा रहा है? यही तो कहा जा रहा है मेरी जिंदगी में फलाना ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूं, यही कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है। कोई सैड सॉन्ग ये कह रहा है कि मैं गुलाम हूं दूसरों का और इस बात का अफसोस है मुझे? कोई नहीं कह रहा, सब में यही कहा जा रहा है। तो आप बजा लीजिए अपने दिमाग में आपके जितने भी पसंदीदा दर्द भरे गीत हों, और सब में यही कहा जा रहा है। किसी में कहा जा रहा है कि मैं जिंदगी में पीछे रह गया क्योंकि मैं होशियार चालाक नहीं था और बहुत दर्द है मुझे। किसी में कहा जा रहा है कि कोई मुझसे बेवफाई कर गया। यही सब तो है। तो तुम्हें यह सिखाया गया है कि जिंदगी में फलानी चीजें अगर नहीं है तो तुम्हें उदास होना चाहिए, और तुमने सर झुका करके कहा है जी मालिक मेरी जिंदगी में फलानी चीज नहीं है तो अब मैं उदास हो जाऊंगा। तुम्हारी उदासी भी एक अभिनय है, तुम्हारी उदासी भी आज्ञा पालन है, तुम्हारी उदासी भी स्क्रिप्टेड है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। उदास होना पड़ेगा, उदासी मैंडेट है, उदासी का आदेश है। वो नहीं है ना मेरे जीवन में। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, आप हमारे नहीं हो पाए ना तो मुझे उदास होना पड़ेगा। और वो जो उदासी है वो सिर्फ लफ्जों में नहीं है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक में भी है। कैसा तो मनहूस बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, अच्छे खासे भी बैठे हो उसको सुन लो तो उदास हो जाओगे। और तुमसे कहा गया है कि नहीं सुनो, गजलें सुनो, बैठ जाओ, जितने हो हॉस्टल में जिनकी कोई नहीं है वो सब सैटरडे नाइट को इकट्ठे बैठ जाओ, और कहीं कहीं तो बियर भी खुल जाती है और उसके बाद गजलें लगा दी जाती हैं, और फिर चारों बैठ के रोते हैं और छाती पीटते हैं, और उसके बाद कह रहे खुरदुरापन कहां से आ रहा है। कैंपस में हो, यहां इतनी चीजें हैं करने को, तुम उसमें से कुछ भी कर रहे हो। इतने मौके तुम्हें जिंदगी में कभी बाहर नहीं मिलने वाले। पिछले कुछ महीनों में मैं डेढ़ दर्जन आईआईटीज में गया हूं, और सब जगह मैंने यही पूछा है कि ये बता दो कि कैंपस तुमको जितनी फैसिलिटीज दे रहा है ये तुम्हें बाहर कहां मिलने वाली हैं। किसी गांव वगैरह में अगर तुम्हारी जॉब लग गई, कुछ हो गया, मैकेनिकल या माइनिंग इस तरह के तुम्हारा डिपार्टमेंट है, और तुमने कोर जॉब ले ली और थोड़े से किसी कम विकसित क्षेत्र में चले गए, तो तुम्हें वैसे ही वहां पर टेनिस कोर्ट मिलने से रहा, और स्विमिंग पूल मिलने से रहा, और स्क्वॉश कोर्ट मिलने से रहा, और गोल्फ ग्राउंड मिलने से रहा। और अगर तुम्हारी जॉब बेंगलोर में लग गई या गुड़गांव में लग गई तो वहां पर क्लब मेंबरशिप इतनी महंगी होती है कि बेटा जितने की तुम्हारी नौकरियां यहां से लगनी है कैंपस से, तुम वो क्लब मेंबरशिप अगले 5 साल तक अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ऐसा नहीं कि यहां से बहुत कम पैसे की नौकरियां लगनी है, तुम्हारा अच्छा पैसा बढ़िया पैकेज लग जाएगा, लेकिन बेंगलोर वगैरह में क्लब मेंबरशिप के रेट्स ऐसे होते हैं कि तुम फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और यहां पर 4 साल हो, स्विमिंग आती है, जिमिंग करते हो, जितना तुमको यहां दिया जा रहा है तुम्हें उसका लाभ नहीं उठाना, उसकी जगह बैठ करके तुम गर्लफ्रेंड के खुरदुरेपन को महसूस कर रहे हो। वीकेंड अगर खाली पड़ा है तो जाकर के लाइब्रेरी में बिताओ ना। यही थोड़ी है डिपार्टमेंट क्या है, मटेरियल्स एंड तो टेक्नोलॉजी। यही थोड़ी है कि बस मटेरियल साइंस पढ़ ली तो तुम बिल्कुल बादशाह हो जाओगे। दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने को, और टेक और साइंस के आगे भी बहुत कुछ है पढ़ने को। लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज, ये सब कौन पढ़ेगा? फिलॉसफी कौन पढ़ेगा? वो सब छोड़ करके तुम बता रहे हो कि वो ऐसा है वैसा है। अभी 4 साल बीत जाएंगे, 1 साल तो बीत ही गया, 3 साल बचे हैं। कहते हैं ना कि 4 दिन लाए थे मांग करके और 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो ऐसे ही 4 साल मिलते हैं आईआईटी में, 2 आरजू में काट देते हो कि गर्लफ्रेंड मिल जाए और 2 इंतजार में कि प्लेसमेंट हो जाए। लाइब्रेरी है, देखी है, कितने घंटे बिताए वहां आज तक। और अब तो फिजिकल लाइब्रेरी तक जाना भी उतना जरूरी नहीं होता है भाई, सब वर्चुअल है, बैठ करके अपने लैपटॉप के अपने मोबाइल पर पढ़ लो। कितना समय उसको दे रहे हो, कितने क्रिएटिव काम कर सकते हो, इतना बड़ा तुम्हें कैंपस मिला हुआ है।
असल में आप लोग क्या करते हो कि सीधे अपने होम टाउन से उठ करके आ जाते हो कैंपस में वाया कोटा, ऑब्वियसली जिंदगी आपने देखी होती है नहीं, तो आप ये भी नहीं समझ पाते हो कि इस कैंपस की कीमत क्या है। आप बिल्कुल अजीब तरीके के कामों में अपना समय खराब करके यहां से चौथे साल निकल भी जाते हो। और फिर यही वजह होती है कि जो एवरेज बीटेक होता है वो लगभग अनएजुकेटेड होता है। बीटेक कर रखी है, 9 की सीजीपीए है, उसको आप लिटरेट तो बोल सकते हो, प्रोफेशनली ट्रेंड भी बोल सकते हो, पर एजुकेटेड नहीं बोल सकते। 100 तरीके के सुपरस्टिशंस वो लेकर के घूम रहा है। जिंदगी को उसने समझा नहीं, क्योंकि ना साइकोलॉजी ना फिलॉसफी उसने कभी पढ़ी। वो बस इतना ही कर रहा है कि अब यहां से निकला तो उसकी कहीं पर हैदराबाद बेंगलोर में या कि अब्रॉड जॉब लग गई या कहीं भी कुछ भी अपना वहां जाकर के कमाने खाने लग गया। ये एजुकेशन थोड़ी ही है। अभी मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं दुनिया के ही मुद्दों के बारे में, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो कुछ बता पाएंगे, और ये बड़े अफसोस की बात है। ये कोई खुशी नहीं हो रही है मुझे ये बोलते हुए। मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं कि वॉर एंड क्लाइमेट कुछ रिश्ता बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे कहूं जियोपॉलिटिक्स एंड रिसोर्सेज, बताइए, नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे कहूं आइडियोलॉजी और ज्योग्राफी, इसमें रिश्ता बताइए, वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप जियोगे कैसे? आप क्या करोगे बाहर? आप बस यही करोगे कि कहीं जाकर कोडिंग कर रहे हो या कि कैट वगैरह कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया, तो कहीं जाके डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, उससे आपको कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, इतना ही हो रहा है। और पैसे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। अभी बोला था कि क्लब की मेंबरशिप भी नहीं ले पाओगे। हाँ, इतना है कि 99% लोग भारत में जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कमाओगे आप, ये पक्का है। पर भारत तो है ही गरीब देश, यहां पर 99 परसेंटाइल में आ भी गए तो क्या उखाड़ लिया। ये सब चीजें अगर होनी होंगी तो अपने आप हो जाएंगी। लड़की जिंदगी में आनी होगी तो आ जाएगी, लड़कियों को भी लड़के चाहिए, डिमांड दोनों तरफ से है। तुम काहे के लिए बावले डेस्परेट हुए जा रहे हो बिल्कुल कि अरे मैं ही रह गया। और कौन सी तुम्हारी उम्र बीत गई, देखो अभी तो ठीक से। तुम वो काम करो जिसमें सार्थकता है। सिर्फ कोर्सेस पास करने के लिए आप आईआईटी में नहीं आए हैं, आप अपने आप को यहां फुली एजुकेटेड बनाने के लिए आए हैं। आप अपना पूर्ण विकास करने के लिए यहां पर आए हैं। वैसे ही मत निकल जाइएगा यहां से जैसे प्रवेश लिया था। डांस, ड्रामेटिक्स, डिबेट, क्रिएटिविटी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कोरियोग्राफी, ये सब किस लिए होते हैं? राइटिंग कौन शुरू करेगा? अभी तक तो जब 10वीं के बाद से तो यही कर रहे थे बस कि अपना हाँ चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन लगाना है। लिखना कब शुरू करोगे? ट्रैवल करना कब शुरू करोगे? जिमिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, ये तुम्हारी जिंदगी में कब आएंगे? कैंपस ने एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी आयोजित कर रखे होंगे जिसमें शायद आप एक सेमेस्टर या एक साल के लिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। कर रखे होंगे, कुछ होगा। उसका फायदा कौन उठाने वाला है? आप में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिलीज से और साधारण शहरों से आते हैं। आपको अगर विदेशों का एक्सपोजर मिल रहा है तो आप वो क्यों नहीं लेना चाहते? या बस एक कंडीशनड गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना है जल्दी से और कहना है मेरा झंडा ऊंचा हो गया? अब तो एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन, इनकी फैसिलिटीज भी हमारे समय पे तो थी भी नहीं। आप इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? और इन सब का अपना रोमांच होता है, अपनी थ्रिल होती है। ये वो रास्ते होते हैं जिनको आप फिर भी कह सकते हो कि मेरे अपने हैं। कम से कम दूसरे रास्तों की अपेक्षा रिलेटिवली मेरे अपने हैं, उन पर चलना शुरू करिए।